नीलेश अपने नए घर में प्रवेश कर बहुत खुश था। उसके मकान के पीछे एक काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। नीलेश अपने छत पर चाय पीते शैलजा से हमेशा कहता, काश कि ये ज़मीन मिल जाए तो यहाँ एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बनाऊंगा। मानो जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। आज घर से दूध लेने निकला तो दूध वाले ने खुद ही नीलेश से पूछ लिया, भैया जी आपके पीछे वाली ज़मीन बिक रही है, आप लेंगे क्या? नीलेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने हाँ किया और शाम होते होते बात खरीदने तक की होने लगी। शैलजा ने कहा, समझ रहे हो अभी अभी तो घर में प्रवेश किए हैं और तुम कह रहे हो कि फिर एक ज़मीन, कहाँ है इतने सारे रुपए? नीलेश मुस्कुराता हुआ बोला, अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे गहने भी। मानो नीलेश के सर पर भूत सवार था उस ज़मीन को लेने का। खैर किसी तरह से लिखा पढ़ी भागा भागी करके ज़मीन अपने नाम करवा ली। शाम को चाय लिए बैठा तो शैलजा ने पूछा, तुम भी ना जिस चीज़ के पीछे ना पड़ जाओ। लो अब आ गई ज़मीन हाथ में और बड़ी अच्छी बात है कि मेरे गहने नहीं बेचने पड़े। अब क्या करोगे? नीलेश ने कहा, अब गेस्ट हाउस बनवाऊंगा और फिर देखना ऐश ही ऐश होंगे। और दोनों ही एक म्यूज़िक बजाकर साथ में मस्ती में नाचने लगे। कुछ दिनों के बाद नीलेश अपने कुछ ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठे बात कर रहा था कि किसी एक दोस्त ने उसे बैंक लोन के बारे में बताया। इस बात को सुनकर नीलेश को जैसे अपना सपना सच होते दिख रहा था। उसने सभी तरह के कागजात इकट्ठे किए और चला गया बैंक अपने सपने को साकार करने के लिए। शैलजा के लाख मना करने के बावजूद भी उसने लोन लिया और पहली रकम आते ही मजदूरों को बुलाकर काम शुरू करवा दिया। शैलजा ने उससे पूछा, अरे एक बार मिट्टी तो जांच करवा लेते। मगर नीलेश के लिए ये सब दकियानुसी बातें थी, इसलिए उसने ईंट बालू सीमेंट मंगवा कर काम शुरू करवा दिया। काम शुरू हो चुका था। नींव के लिए गड्ढा किया जाने लगा और दिन भर के काम के साथ ही नींव स्थापित हो चुकी थी। पर शायद नींव के बनने के साथ साथ किसी की नींद में खलन भी पड़ चुकी थी। उसी ज़मीन के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ भी था। पेड़ बहुत ही ऊंचा था मगर फिर भी लगभग 20 फुट ऊंचा था। अगले दिन दीवारों के उठना शुरू हुआ और शाम होते होते दीवार काफ़ी हद तक उठ चुकी थी। क्योंकि पीछे का हिस्सा भी अब अपना था, इसलिए नीलेश ने पीछे से एक रास्ता घर के अंदर से ही बनवा दिया था। अभी तक जिसमें नीलेश रह रहा था वहाँ का मकान आर्किटेक्ट ने वास्तु के हिसाब से बनाया था, मगर आज पीछे का रास्ता खुल जाने से और एक नए हिस्से की ज़मीन को शामिल कर देने से घर का वास्तुशास्त्र बिगड़ चुका था। दोषमुक्त जमीन अब दोषयुक्त हो चुकी थी। नीलेश के जल्दबाजी ने आज घर के पूरे नक्शे को ही बदल कर रख दिया था। आज महीनों से शैलजा उस घर में रह रही थी, इसलिए कहीं भी जाना और कहीं भी आना उस घर में आम बात थी। पीछे के उस रास्ते पर एक दरवाज़ा लगा दिया गया था। दरवाज़ा अभी नाम मात्र ही लगा था, मतलब मजबूत तौर से अभी लगना बाकी था। रात अपनी चाय के साथ शैलजा और नीलेश उस दरवाजे को देखकर बातें करने लगे थे। नीलेश ने कहा, सोचा भी ना था कि इस जगह से पीछे का रास्ता खोलना पड़ेगा। शैलजा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। शैलजा को सब कुछ ठीक लग रहा था, बस खटक रही थी। तो उसे एक बात मन ही मन उसने सोचा, मिट्टी एक बार जांच करवा लेनी चाहिए थी। आधी रात हुई थी कि एक आवाज़ से शैलजा की नींद खुल जाती है। आंख खोलती है तो उसे मानो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ उसे मेन गेट से ना आकर पीछे वाले नए गेट से आ रही थी। बाहर आकर हॉल की लाइट जलाई तो आवाज़ आना बंद हो गई। उसने देखा कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो किचन से पानी पिया और वापस कमरे में सोने चली गई। उसे भी लगा कि हो सकता है कोई कुत्ता बिल्ली होगा। अगली सुबह अखबार लिए नीलेश अपने पीछे के गेट से ज़मीन पर जाता है तो देखता है कि उसकी दोनों ही दीवारें गिरी पड़ी हैं। आवाज़ देकर शैलजा को बुलाता है, शैलजा शैलजा। शैलजा भी दौड़कर आती है और देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसने रात की बात नीलेश को बताई। दोनों को लगा कि शायद कोई अगल बगल के परेशान कर रहा है। कारीगर और मजदूरों के आने पर दीवारों को फिर से बनाया गया। नीलेश ने अपने घर के अंदर से बिजली का तार जोड़कर एक लाइट नई दीवार पर लगा दी।
ताकि रात में भी वो साफ साफ देख सके। सभी के जाने के बाद रात में नीलेश अपनी चाय के साथ फिर से ज़मीन पर पहुंचा और देखा कि दीवारें फिर से गिरी पड़ी हैं। अब तो नीलेश का खून खौलने लगा था। अपनी पत्नी को जाकर उसने खूब डांटा कि क्या वह ठीक से घर देख नहीं सकती। शैलजा भी चुपचाप सारी डांट खाती रही। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। उसने अगले दिन ही वहाँ की मिट्टी जांचने की ठान ली। खैर दोनों खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से शैलजा की नींद खुल गई। उसने देखा कि नीलेश अपनी जगह पर नहीं है। उसे लगा कि शायद नीलेश बाथरूम में होगा। उसने आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो नीलेश वहाँ था ही नहीं। उसे ढूंढती हुई वो किचन में आ गई और लौटते हुए देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला है और कुछ आवाज़ भी आ रही है। क्योंकि बाहर अंधेरा था तो उसने बाहर की लाइट जला दी। बाहर जाकर देखा तो नीलेश एक बेलचा लिए मिट्टी काट रहा था। शैलजा देखकर नीलेश को चिल्लाई, नीलेश ये क्या कर रहे हो? आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शैलजा के चिल्लाने पर नीलेश एक झटके से होश में आया तो कहा, नीलेश मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो पानी पीने आया था। शैलजा आओ अंदर आओ तुम पहले। मन ही मन शैलजा ने सोचा कि लगता है इनके दिमाग में सिर्फ यही काम ही घूम रहा है। शायद इसी की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। नीलेश को पानी देते हुए शैलजा ने उसे सोफे पर बिठा दिया और कुछ देर दोनों बातें करते रहे। फिर दोनों वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन नीलेश ने सुबह सुबह जाकर देखा तो दीवार आज गिरी हुई नहीं थी। ठेकेदार के आने पर नीलेश ने उससे कुछ बातें की और वो अपने काम पर निकल गया। ठेकेदार के कहने पर पूरी ज़मीन खोद दी जाती है। ज़मीन खोदने के दौरान बार बार ज़मीन से अनेकों हड्डियों के टुकड़े बार बार निकलते हैं। ठेकेदार ने काम न रुक जाने के डर से उन सभी टुकड़ों को बटोरकर एक साथ बाहर कूड़े में फेंकवा दिया। अब बस उस पेड़ की काटने की बारी होती है। शाम हो जाने के कारण कुछ एक दीवारें खड़ी हो जाती है और काम स्थगित हो जाती है। रात में नीलेश आने के बाद देखता है कि दीवारें बन चुकी हैं और पूरी ज़मीन खुदी पड़ी है। उसे मन ही मन बहुत खुशी होती है। घूम फिर कर वह बार बार बनी दीवारों को देखता है। ज़मीन पर जलती लाइट्स को नीलेश बंद कर खाने के टेबल पर बैठता है। दोनों ही अपने 6 साल के बेटे ऋषभ के साथ रात का डिनर करते हैं। तभी एक आवाज़ आती है। सभी उस आवाज़ से सहम से जाते हैं। आवाज़ कुछ अजीब सी होती है, मानो कोई काफ़ी ऊंचाई से कूदा हो। एक कंपन सी हो जाती है। नीलेश ये क्या था? कोई कूदा है हमारी ज़मीन पर, आओ तो जरा। शैलजा सुनो ऐसे नहीं, क्या पता कोई चोर हो। तो रुको एक डंडा लाती हूँ। लाइट्स जलाकर डंडे और किचन के चाकू को लिए दोनों ऋषभ को सोफे पर बैठा उसी दरवाजे को खोलते हैं। ज़मीन खाली पड़ी होती है, वहाँ कोई भी नहीं होता है। शैलजा और नीलेश दोनों ही पेड़ तक जाते हैं और फिर इधर उधर देख वापस आ जाते हैं। नीलेश कुछ तो ना था तो फिर आवाज़ कैसी थी? दरवाज़ा बंद कर दोनों वापस खाने के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। खाना खाकर शैलजा उठती है तो उसकी नज़र अपने फर्श पर पड़ती है। फर्श पर किसी के पैरों के निशान बने होते हैं, मिट्टी से सनी पैरों के निशान, जो कि उस ज़मीन के रास्ते से होकर उनके खाने के टेबल के पास ख़त्म हो जाती है। शैलजा नीलेश ये क्या किया है? पूरा फर्श गंदा कर दिए हो। नंगे पाँव भी कोई जाता है भला? नीलेश चौंक कर, क्या नंगे पाँव? तुम जानती हो कि मैं बिना स्लीपर घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो शैलजा की हालत ऐसी हो जाती है कि मानो उसने अपनी आंखों के सामने साक्षात भूत देख लिया हो। ऐसा डर कि बयां भी ना किया जा सके। नीलेश क्या हुआ शैलजा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शैलजा तो फिर कौन आया? शैलजा और नीलेश दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। हॉल की सारी लाइट्स जलाकर दोनों हर तरफ देखते हैं कि आखिर आया कौन। ऋषभ से पूछते हैं तो उसने भी यही कहा कि कोई नहीं आया। दोनों ने मिलकर पूरे फर्श को साफ किया और डर के साथ अपने कमरे में जाते हैं। आज की रात नींद न आने वाली रात थी। शैलजा मैंने कहा था ना कि जांच करा लेते हैं मिट्टी की, मगर मेरी सुनो तब ना। नीलेश यार फिर वही बात, चलो सो जाओ। ऋषभ को लिए दोनों सो जाते हैं। आधी रात किसी ने झकझोर कर शैलजा को उठाया। शैलजा उठ बैठती है मगर कोई भी आसपास नहीं दिखता। कुछ एक आवाज़ उसे उसी दरवाजे पर ला खड़ा कर देती है। शैलजा अपनी ज़मीन पर बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ी हो जाती है।
किसी की अजीब सी आवाज़ ऊपर के हिस्से से आती है। शैलजा अपनी नज़र उठा ऊपर देखती है तो एक चमकती हुई निगाहें उसे घूरती हुई देखती हैं। नीलेश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। धीरे धीरे नीलेश की आवाज़ तेज होती जाती है और तभी शैलजा की आंख खुल जाती है। नीलेश, क्या कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी? शैलजा को समझ आया कि वो सपना देख रही थी, मगर उस सपने में घटित एक एक बात उसे अच्छे से याद थी। शैलजा, नीलेश, वो पेड़ वहाँ कोई है, मैंने देखा है, सपने में देखा। एक चमकती हुई आंखें। काफ़ी देर में सोने की वजह से सुबह 9 बज चुके थे। नीलेश अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शैलजा, आज जाना जरूरी है क्या? कल रात का वाक़या याद है ना कि भूल गए? नीलेश, हाँ याद है। अच्छा, आज न जाऊंगा कहीं। शैलजा, हाँ तुम घर में रहो, आज मैं जाती हूँ मिट्टी लेकर। शैलजा थोड़ी सी मिट्टी लिए अपनी दोस्त साक्षी के साथ एक सज्जन के यहाँ पहुँचती है। उनका नाम रत्नाकर मिश्रा होता है। रत्नाकर जी, बैठिए, मिट्टी लाई हैं आप? शैलजा, जी ये लीजिए। मिट्टी लिए मिश्रा जी कुछ एक विधि कर उस मिट्टी की जांच करते हैं। करने के पश्चात रत्नाकर आश्चर्य से, आपने ये ज़मीन पर कोई कार्य तो नहीं शुरू किया है अभी? शैलजा, जी शुरू कर दिया है। रत्नाकर, क्या? अरे एक बार जांच तो कर लेती आप नहीं जानती कि क्या किया है आप लोगों ने? शैलजा, मतलब साफ साफ कहिए। रत्नाकर, क्या यहाँ कोई पेड़ है? शैलजा, जी हाँ, आपने कैसे जाना? रत्नाकर, विज्ञा इसी की देन है मैडम। वो जो पेड़ है आपकी ज़मीन पर, उस पर एक जिन का वास है। आपको किसी ने बताया नहीं क्या? आप उसकी ज़मीन पर दाखिल होंगे तो वो आपके जीवन में दाखिल हो जाएगा। आप उसे देख नहीं पाएंगे मगर महसूस जरूर कर पाएंगे। जितना आप उसके ज़मीन पर कब्जा करेंगे उतना ही कब्जा वो कर बैठेगा आप पर। इसलिए या तो आप उस ज़मीन को छोड़ दीजिए और या तो वहाँ ऐसा कोई कार्य ना करिए। आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएंगी। याद रहे उस पेड़ को कोई हानि ना होने पाए, वरना अनर्थ ही समझिए। जाइए इससे पहले कि देर हो जाए। शैलजा वहाँ से उठ जल्दी से अपने घर पहुँचती है। दरवाज़ा खुलते ही पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाकर देखती है तो उसे बरगद का पेड़ गिरा हुआ दिखता है। शैलजा देखते ही चीखने लगती है, रोने लगती है। नीलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार उसे चुप कराता है मगर शैलजा सिर्फ रोती रहती है। रोते रोते शैलजा बेहोश हो जाती है। नीलेश शैलजा को उठाकर कमरे में लाता है, पानी के छींटों से उसे होश में लाता है। शैलजा उसे देख उससे लिपट कर रोने लगती है और फिर उसे मिश्रा जी की सारी बातें बता देती है। नीलेश उसे समझाता है कि ऐसा कुछ न होगा, वो बिना वजह ही संदेह कर रही है। शाम सारे मजदूर और ठेकेदार के जाने के बाद शुरू होता है एक नया खेल। घर में अब एक अनजाने किसी के होने की आहट सी होती है। इधर शैलजा और नीलेश दोनों बातें करते होते हैं और ऋषभ उधर हाल में किसी से बातें करता होता है। दोनों आवाज़ सुन धीरे धीरे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ऋषभ किसी से दोस्तों की तरह बातें किए जा रहा है। शैलजा, ऋषभ किससे बात कर रहे हो बेटा? ऋषभ, माँ ये मेरा दोस्त है, देखो ये पीछे वाली ज़मीन पर रहता था, अब ये हमारे साथ ही रहेगा, हम सब साथ साथ रहेंगे माँ। शैलजा रत्नाकर मिश्रा को फ़ोन लगाती है। रत्नाकर, जी कहिए मैडम जी। शैलजा, जी आपने कहा था कि पेड़ को हानि ना पहुँचे, मगर मेरे पति ने उसे मेरे आने के पहले ही कटवा दिया था। रत्नाकर बड़े ही ताज्जुब से, ये तो बड़ा ही गलत हुआ। देखिए अब आप लोग सतर्क रहिएगा, हो सके तो बस उस पेड़ को आप अग्नि के हवाले कर दीजिए, तभी कुछ ठीक होगा, अन्यथा मृत्यु का तांडव होगा। शैलजा ने धीरे से नीलेश का हाथ थाम लिया। शैलजा, मिट्टी का तेल कहाँ है? नीलेश, बाहर पार्किंग में है। क्यों? शैलजा, मैं यहीं रुकती हूँ ऋषभ के पास, तुम उस पेड़ को जला दो बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नीलेश ने पार्किंग से मिट्टी का तेल लिया और बाहर के रास्ते से उस जमीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। इधर शैलजा अपने ऋषभ के पास आती है, उससे पूछती है, शैलजा कहाँ है तुम्हारा दोस्त? ऋषभ ने इशारे से बताया कि वो ठीक शैलजा के सामने खड़ा है। ऋषभ, माँ ये मेरा दोस्त बहुत लंबा है, देखो ऊपर छत तक, उसकी आंखें देखो कितनी लाल है। माँ अब ये मेरे साथ मेरे स्कूल भी जाएगा। तभी शैलजा के हाथों को किसी का स्पर्श महसूस होता है मगर उसे कोई भी नहीं दिखता। उसे एहसास होता है कि कोई उसके इर्द गिर्द है।
मगर कोई दिखाई नहीं देता। शैलजा की रूह भी कांप जाती है। शैलजा बस उस पल का इंतजार करती है जब वो पेड़ में आग लग जाए। ऋषभ को जैसे ही शैलजा उठाती है, कोई उसे जोरदार थप्पड़ झड़ देता है। शैलजा वहीं गिर जाती है और फिर से उठ ऋषभ के पास जाती है तो उसके हाथों को तेजी से कोई पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे ऐंठने लगता है। शैलजा रोती रहती है मगर कोई असर नहीं होता है। उधर नीलेश अब तक पेड़ के पास पहुंच मिट्टी का तेल डाल उसे आग लगा देता है। आग लगते ही उधर शैलजा उस दुष्ट जिन के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। उसका दरवाज़ा एक बार खुलता है और फिर तेजी से बंद हो जाता है। शैलजा दौड़कर ज़मीन पर जाती है तो नीलेश वहाँ गिरा हुआ होता है और पेड़ में आग लग चुकी होती है। शैलजा, नीलेश उठो, नीलेश, नीलेश। काफ़ी आवाज़ देने पर भी नीलेश नहीं उठता और जब आँख खुलती है तो सिर्फ एक टक उसकी निगाह आसमान की ओर लगी रहती है। अब नीलेश खामोश हो जाता है। जिंदा तो रहता है मगर बस अब एक लाश बनकर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप आगे भी ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा याद से। चलिए दोस्तों, बाय बाय।